नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा घोषणा पत्र लेकर आई है जिसने घोषणा पत्र का मतलब बदल कर रख दिया है। अब तक घोषणा पत्र का मतलब यानी कि खोखले वादे हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह का समावेशी घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है, जिसमें उसने हर तबके का जिन जिन चीजों को लेकर वो सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो बात न्यायपालिका की हो, चाहे वो बात युवाओं को न्याय देने की ना हो, या फिर संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हो रही चोट की हो, या फिर बात हो रही हो कि किस तरह से लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, उन सब को लेकर इतनी डिटेल में बात की गई है। इस तरह से तमाम चीजें उसमें शामिल की गई हैं कि अगर वो लोगों तक पहुंच जाए और ये पूरा घोषणा पत्र अगर जमीन पर उतर जाए तो शायद देश की कायाकल्प हो सकती है। जिस तरह से डिटेल में एक एक चीज को इसमें शामिल किया गया है, वो लग रहा है कि बहुत महीनों की मेहनत का नतीजा है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र दरअसल ये बताता है कि देश की संपत्तियों पर सबसे पहला हक गरीब का है, सरकार पर सबसे पहला हक गरीब का है, और ये तमाम बातें बहुत डिटेल में इस घोषणा पत्र में बताई गई हैं। कल इस घोषणा पत्र को लॉन्च किया गया था दिल्ली से, और आज जयपुर में एक बड़ी सभा की गई जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ प्रियंका गांधी और तमाम राजस्थान के जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत, वो वहां पर मौजूद थे। और आज सोनिया गांधी बड़े एक्शन में नजर आई। सोनिया गांधी ने बेहद बड़ा प्रहार जो है वो सीधे नरेंद्र मोदी पर किया है और सवाल खड़े कर दिए हैं लोकतंत्र पे। सवाल उन्होंने किया है कि लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण मोदी की इस सरकार में किया जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सोनिया गांधी ने आज क्या कहा है। में विराजमान है, मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है, और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक, जूता पाने तो अभी यहाँ पर आपने सोनिया गांधी को सुना। सोनिया गांधी ने सीधा प्रहार किया है नरेंद्र मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि कैसे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक अड्डा उसको बनाया जा रहा है, किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और तानाशाही में इसको बदला जा रहा है। तो वही प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं कि किस तरह से तमाम जो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, कैसे उनको जेल में भेजा जा रहा है, कैसे तानाशाही हो रही है, कैसे लोकतंत्र जो है और संविधान खतरे में है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कड़ा प्रहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जो है वो झूठों के सरदार हैं। नरेंद्र मोदी को कहा कि वो 56 इंच की बात करते हैं, अगली बार टेलर लाया जाएगा और उनकी छाती नपवाई जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात की जाती है, लेकिन अभी चीन जिस तरह से अपने लगातार गांव बसा रहा है, उनके अपने नाम रख रहा है, यहां पर नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से खामोश हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि कितना गहरा वार घोषणा पत्र से हुआ है। आज प्रधानमंत्री सहारनपुर में थे और सहारनपुर में वही
ही वो जुमलेबाजी और बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर रहे थे। घोषणा पत्र की कांग्रेस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है, यानी कि युवाओं की बात करना, किसानों की बात करना, न्याय की बात करना, देश के हर वर्ग को न्याय देने की बात करना, अब मुस्लिम लीग की छाप उसमें नजर आ रही है। तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की बौखलाहट आप समझिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने पुराने एजेंडे पर ही वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि घर में घुसकर मारेंगे, तो वहीं नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो मैं करके दिखाता हूं, वो गारंटी की बात कर रहे हैं। और उस पर वार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब जो कहा वो करके कभी नहीं दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से 3 तलाक की बात कही जा रही है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को पानी पी पी के कोसा जा रहा है, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि मुद्दों का पूरे तरीके से बीजेपी में अभाव है। तो वहीं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो पूरी तरीके से ना सिर्फ समावेशी है बल्कि हर तरह के न्याय की वो बात करता है, और एक डिटेल्ड, एक ऐसा घोषणा पत्र है जो शायद ही आजाद हिंदुस्तान में इससे पहले इस तरह का बना हो। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है ये भी मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ खास मेहमान हेमंत अत्री जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, 25 से 30 साल से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और तमाम चीजों को बहुत बारीकी से और गहनता से वो देखते आए हैं। हेमंत अत्री जी, स्वागत, आपका इस्तकबाल। सबसे पहले मेरा सवाल, आपने घोषणा पत्र देखा होगा, उनकी तमाम बारीकियों को आपने देखा कि क्या क्या उसमें चीजें शामिल की गई हैं। बेहद समावेशी ये पूरा घोषणा पत्र है। जिन चीजों को लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है उन तमाम सवालों के जवाब उस घोषणा पत्र में मौजूद है। तमाम संस्थाओं से लेकर हर एक चीज को लेकर कि अगर वो आती है तो क्या कुछ करके दिखाएगी। लेकिन उससे पहले जो सोनिया गांधी ने कहा है, जिस तरह का प्रहार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर किया है, कितनी गहरी चोट ये देने जा रहा है? देखिए बुशरा जी, कल जो न्याय पत्र घोषित किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में उस पर रिएक्ट किया, तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर इस तरह का सीवियर रिएक्शन आना ही था। और उसकी झलक आज आपको जयपुर में दिखाई दी फर्स्ट हाफ में, और थोड़ी देर में अभी तेलंगाना में वही सब राहुल गांधी वहां पर भी लॉन्च करने जा रहे हैं इसको। तो बेसिक इशू क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खासतौर पर वो बहुत बुरे तरीके से बेफल्ड है, वो हिले हुए हैं, और उसके ठोस कारण समझने की जरूरत है आज की तारीख में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी का तो घोषणा पत्र का जब कार्यक्रम तय हो गया कि उस दिन हम ये घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को याद आया कि घोषणा पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, और उन्होंने 4 दिन पहले घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनाई राजनाथ की अध्यक्षता में। तो ये तो उनका हाल है। बेसिकली देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो पहले होती थी वो आज वो पार्टी नहीं है। आज वो 2 आदमियों के द्वारा ड्रिवन पार्टी है, और उसमें जो वो कह दें, खासतौर पे नंबर 1 जो कह दें मोदी जी, वही घोषणा पत्र है, वही नीति है, वही नेता है। उसके अलावा किसी और के लिए ना कोई स्कोप है, ना कोई गुंजाइश है। ये तो बात आज साबित हो गई। दूसरी बात जो आज सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कही, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि पूरे संस्थानों का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री अपने आप को देश से बड़ा मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि देश में ओवर ए पीरियड ऑफ 9.5-10 साल के टाइम में ये साबित भी हुआ है कि मोदी है देश में, मोदी देश से बड़े। और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो प्रियंका गांधी और अपने खड़गे साहब ने भी पूरी कर दी। बेसिकली क्या है कि कांग्रेस पार्टी को 2 प्लेग्स पे मजबूरी में खेलना पड़ रहा है। नहीं तो आमतौर पे ये होता है कि कल न्याय पत्र जारी कर दिया था तो उसके बाद अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसको कितने अखबारों ने, कितने चैनलों ने दिखाया, आपने भी देखा, और उसको कितने बारीक में निपटा दिया गया। जबकि ये, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, अब तक के आजाद भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी के द्वारा इतना कॉम्प्रिहेंसिव घोषणा पत्र, 344 वायदे हैं बुशरा जी, इसमें 45 पेज का घोषणा पत्र है, एंड इट इज ए कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इसमें वीवीपैट का भी जिक्र है, इसमें न्याय स्कीम का भी जिक्र है, इसमें देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण का भी जिक्र है, इसमें आरक्षण की भी बात है, इसमें जातिगत उसकी भी बात है। आप कोई मुद्दा उठा के देखिए जो देश में आज प्रिवेलेंट है, हर एक मुद्दे को उन्होंने छुआ है। और ये आउटकम किस चीज का है ये भी देखना पड़ेगा। जो राहुल गांधी ने देश में 2 यात्राएं की और उसके बेसिस पे जो कंक्रीट फीडबैक आया ग्रास रूट से, ग्राउंड जीरो से, उस सारे को समावेशी करते हुए जिस तरीके से इसको लिया गया है, वो एक बहुत ही, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ समय से
पढ़ने पढ़ाने और लिखने लिखाने का जो परंपरा थी वो बहुत कम हुई। लेकिन ये घोषणा पत्र जो है ये पहली बार एक सुकून की सांस देता है कि एटलीस्ट कुछ काम तो किया गया है। देखिए, देश के अंदर जो 5 बड़े वर्ग हैं, युवा युवा का आज सबसे बड़ा कष्ट क्या है? युवा का सबसे बड़ा कष्ट आज रोजगार। मोदी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करके आए थे सत्ता में। आज तक कितने दिए हैं सारा देश जानता है। लेकिन जिस तरीके से जो सैनिकों की भी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स थी उसको भी उन्होंने अग्निवीर बना के रख दिया। तो पहला ही वायदा उसमें अग्निवीर योजना को खत्म करने का है और रेगुलर सैनिकों की भर्ती का। यह कितनी बड़ी राहत की बात है यूथ के लिए। इसी तरीके से गरीबी की बात है, महिलाओं की बात है, शेड्यूल ट्राइब की बात है, भूमिहीनों को जमीन देने की बात है, महिलाओं को न्याय देने की बात है। आप कोई भी वर्ग उठाइए, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक भी वायदा कर सकती है? दूसरा सवाल इसमें महत्वपूर्ण बुशरा जी ये है कि मोदी जी के 2 कैंपेन देखिए जब वो प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे थे। 2014 में वो किस बात पे आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। आज प्रधानमंत्री से के मुंह से आपको अच्छे दिन सुने हुए कितने दिन हो गए? 8 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 साल से उन्होंने अच्छे दिन नहीं कहा। 2019 में वो क्या समझबाग दिखा रहे थे? राष्ट्रवाद और पुलवामा की लहर के ऊपर सवार होकर के आज चाइना का जो हाल है अरुणाचल में, तिब्बत में, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से निकल रहा है? कहां गया राष्ट्रवाद वो? तो ये जो सारे सवाल हैं, आज जिस तरीके से आप मुझे बताइए कि जो उसके जो लोग हैं अपने क्या नाम है तिब्बत के लोग, अपने जो उसके लद्दाख के, वो परसों 7 तारीख को बॉर्डर की तरफ मार्च करने वाले हैं। सरकार ने क्या किया? उनकी मांगों पर विचार करने की बजाय वो क्या दिखाना चाहते हैं कि देखिए चाइना हमारे यहाँ घुसा है और वो ग्रास रूट पर रियलिटी दिखाएंगे 10,000 लोग जाकर के। सरकार ने वहां क्या किया पता है आपने? वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी, धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। ये हालत है। तो एक तरफ आपने जिक्र किया, राजनाथ कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, चाइना का मुंह से नाम नहीं निकलता। ये है दोगलापन जो भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में बहुत जबरदस्त कमजोर नस साबित होने जा रहा है। उनका जो विदेश मंत्री है वो क्या कह रहा था कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं उनसे पंगा ले लूं क्या? अच्छा, उनका तो आप नाम नहीं लोगे, पंगा तो छोड़ दीजिए। और पाकिस्तान जो कुछ चुपचाप से बना हुआ देश है उसके अंदर घर पे घुसने की बात करते हो आप। जो चाइना सामने सीना ताने खड़ा है उसका आपके मुंह से नाम नहीं निकलता है। तो ये जो सारा दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का, जो ये सो-कॉल्ड छद्म राष्ट्रवाद है, जो ये 56 इंची सीना है फर्जी, इन सारों की पोल लगातार खुल रही है। और मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से सरकार थर्राई हुई है, खासतौर पे अगर ये जो अपने क्या नाम है लद्दाख वाले जो लोग हैं, वांगचुक और सारे, अगर ये बॉर्डर की तरफ चल पड़े, देखिए सरकार की मजबूरी क्या होगी, राष्ट्रपति शासन है वहां पर। अगर वो बॉर्डर की तरफ चल पड़े दिखाने के लिए तो सरकार ना तो बियॉन्ड ए पॉइंट सख्ती कर सकती है, और रोकेगी तो किस बात पर रोकेगी बताइए? तो इस सरकार के सामने आज ऐसी स्थिति है कि बेसिकली इसीलिए वो लफाजी के अंदर केवल और केवल चैंपियन किस बात के हैं? झूठ के जी, लूट के और बची खुशी फूट के, सबको आपस में लड़ा के और वोट हथियाने का इनका खेल है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है, ये घोषणा पत्र लेके आए हैं, अगर केवल देश की जनता को केवल ये 345 वायदे भी पढ़ा दे तो आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कल न्याय पत्र यह आया और उसके बाद मीडिया में आपने कितने कवरेज देखी इसकी? मुख्य धारा के चैनलों में किसी ने आपने बहस सुनी? किसी पे जिक्र किया? नहीं। तो मेन अपोजिशन पार्टी है, पूरा एजेंडा दे रही है, कंप्रीहेंसिव एजेंडा दे रही है गवर्नेंस का, उसके बावजूद कोई कुछ नहीं बोल रहा। वीवीपैट पे उन्होंने साफ कह दिया कि हम 100% काउंटिंग कराएंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले की हम जांच कराएंगे, पीएम केयर से घोटाले की जांच कराएंगे। अगर बुशरा जी ये सारे पे बहस हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में जाने लायक नहीं बचेगी। मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री क्या वायदा करके आए थे कि काला धन लेकर के आएंगे, स्विस बैंक से पैसा लेके आएंगे। आपने तो अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्विस बैंक ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी आपको तीसरी बार में जाके इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिटेल्स आई। ये क्या साबित करता है? ये चोरी भी है और सीधा चोरी भी है। और स्टेट बैंक को ये सब करने की क्या जरूरत थी? केवल सरकार के इशारे पर। तो कुल मिलाकर के अब जो स्थितियां चल रही हैं, ये जो न्याय पत्र के बाद सरकार बहुत बुरे तरीके से हिली हुई है अंदर से, और प्लस जो ओवरऑल हालात है, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पैसे की भीड़ जुटाई जा रही है, इवेंटबाजी की जा रही है, लेकिन मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि ग्रास रूट पे हालात क्या है। और यही कारण है कि विपक्ष के नेताओं को अंदर ठोका जा रहा है, किसी के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, किसी का कुछ भी किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी आज की तारीख में अपना नैरेटिव लूज करती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि अब तक का फीडबैक है। जी हेमंत जी, अगर
प्रधानमंत्री सहारनपुर की अपनी उस रैली में जो उन्होंने बातें कही वो तो एक अलग ही है, वही रेट्रिक है उनका, वही तमाम तरह की वो बातें करते हैं, उसी तरह के वो जुमले होते हैं, कोई ठोस बात वो वहां करते हुए नजर नहीं आते हैं और सिर्फ मोदी 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 करते हुए नजर आते हैं। और अभी जो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और जो बचा हुआ है उस पर वामपंथ जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है ये क्या हताशा, ये बौखलाहट नहीं दिखाता है बीजेपी की? अगर आप वहां पर एक तरफ वो 5 न्याय और 25 गारंटीज की बात कर रहे हैं, आप अगर वाकई में आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप उसकी काट लेकर आइए। हमेशा विपक्ष को ये बताना कि विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष पाकिस्तान परस्त है, विपक्ष को मुस्लिम लीग से कंपेयर करना, क्या ये काट की हांडी बार बार चढ़ेगी? क्या वाकई में एक ही बात को जो आप बार बार कह रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये नैरेटिव लेकर आ रहा है और ये घर घर पहुंच रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कि संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको बचाने की ये पूरी लड़ाई है, ये भी तो साफ तौर पे लोगों के घर में, जहन में घर कर रहा है। तो क्या इस तरह की बातें किसी तरह का कोई असर कर पाएंगे जो फिर से वही विपक्ष को बताना कि विपक्ष जो है वो देशद्रोही है, उसको मुस्लिम परस्त बताना? मुस्लिम परस्त ऐसे एक तरफ आप मुस्लिम बहनों की बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक को लेकर, दूसरी तरफ आप मुस्लिम लीग का नाम लेकर एक तरह से मुस्लिम परस्त पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुसलमान देश के नागरिक नहीं बल्कि देश के दुश्मन हो। बुशरा जी देखिए, मोदी जी का ये टेस्टेड फॉर्मूला है। ये समझना पड़ेगा पूरे देश को कि वो ऐसे मौकों पर क्या करते हैं। उनके पास केवल और केवल ये फूट ही तो है। फूट के नाम पर ही तो उन्होंने देश को धार्मिक तौर पर वर्टिकली डिवाइड करते आए। आप ये बताइए, सहारनपुर में अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जिस तरीके की उनकी मानसिक स्थिति है आज की तारीख में, जो उनको सामने दिख रहा है, उसके बाद वो क्या करेंगे? देखिए, कमाल की बात यह है कि मोदी जी का पूरा प्रोपेगेंडा देखिए क्या है। इस देश के अंदर 5 किलो अनाज 82 करोड़ लोगों को देने के अलावा उनकी उपलब्धि बताइए क्या है। बहनों को उज्ज्वला स्कीम लाए थे, कितनी उन्होंने दोबारा सिलेंडर भरवाया? बाथरूम जो बनाए थे उनकी हालत देख लीजिए जाकर के। सवाल केवल कितना है कि मोदी जी का असली रूप देश को दिखाना पड़ेगा। और वो असली रूप क्या है? असली रूप यह है कि पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार ने आम आदमी की जेब से 30 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से वसूला है। मोदी जी मना करके दिखाएं इस बात को। और उसकी एवज में आम आदमी को क्या मिला है? उसकी एवज में आम आदमी को 5 किलो अनाज मिला है। अडानी गेट सदी का सबसे बड़ा घोटाला था इस देश में, ओपन एंड शट केस था। उसकी जांच कहां तक पहुंची? आज तक उसमें कोई सीबीआई, ईडी, कोई चिड़िया ने भी पर मारा है क्या? मोदी जी नाम गरीब का लेते हैं और है वो अडानी के साथ, ये साबित है। उसकर के अलावा आप देखिए मोदी जी की पूरा टर्म की वो अचीवमेंट्स देखिए। उसमें 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने किसका राइट ऑफ किया? जो देश के टॉप औद्योगिक घराने थे। 5 लाख करोड़ रुपए कौन लेके भागे? जो मोदी जी के मेहुल भागी और तमाम जैसे जो उनके प्रिय जो सारे लोग थे, भागे। कोई वापस आया आज तक? उसके बाद जिस दिन सत्ता में आए उसके कितने दिन के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स 1/3 कर दिया, घटा दिया था। कब घटाया था? क्या किसी आम मध्यम वर्ग के आदमी को, गरीब आदमी को टैक्स में एक नई चवन्नी की रियायत मिली आज तक? बुशरा जी, ये सवाल है जो देश के सामने ले जाना पड़ेंगे। और इस सवाल पर मोदी जी हमेशा उछल कर जाएंगे, मुस्लिम लीग का नाम लेंगे, वामपंथ का नाम लेंगे। अरे वो वामपंथी तो है, उनकी कोई सोच तो है। आप कौन से पंथी हो? आप तो केवल और केवल दामपंथी हो। दाम उठाइए, बाहर चलिए। जिस तरीके से गरीब का नाम लेकर के जो शर्मनिरपेक्षता के साथ कॉर्पोरेट की मदद मोदी जी ने की आज तक, वो इस देश में कभी हुआ है क्या? और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद जो इस सरकार की फजीहत डे इन एंड डे आउट हो रही है, उसके बाद जो वीवीपैट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, अगर उसमें भी इस तरह का ऑर्डर आ गया कि 100% काउंटिंग कर दीजिए, कहां जाएंगे मोदी जी? ये सारी वो चीजें हैं जो भाजपा के नैरेटिव को और नीचे लेके जाएंगी। अभी आप देखते जाइए। और मुझे तो चिंता इस बात की है कि चुनाव होने से पहले कोई इस तरह की घटना देश में ना हो जाए, अनहोनी जिसका मुझे आशंका है कि चुनाव के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते। तो पूरे देश को उस बात से सजग रहना पड़ेगा कि देश पहले है। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा पिछले बार जब चुनाव हुआ 2019 में, एकदम कहां से पुलवामा क्या हुआ था, उसकी जांच आज तक कहां पहुंची, उसमें क्या हुआ, नोबडी नोस। तो पूरे देश के लोगों को सजग रहना होगा, इनके पूरे खेल को समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से केवल मेरिट्स पे करें, वोटिंग करें मेरिट्स पे। आप किसको वोट करें ये आपका अधिकार है,
लेकिन गुण दोष के आधार पर जो रिटोरिक चाहे इनका हो चाहे किसी और का हो, रिटोरिक शुड बी रिजेक्टेड। और केवल जो देश का जो भविष्य है, भविष्योन्मुखी जिसका भी अपने क्या नाम है कार्यक्रम है, गवर्नेंस है, उसके हिसाब से देश के लोगों को वोट करना चाहिए। आज की तारीख में बीजेपी और मोदी कंप्लीटली बैकफुट पर है, एजेंडाहीन है, उनके पास ना कोई दशा है ना कोई दिशा है, वही मुस्लिम लीग, वही मुस्लिम परस्ती, वही सब लफाजी। इसके अलावा उनके पास ना तो दिखाने के लिए ना बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। वरना 9.5 साल की सत्ता के बाद तो उनको अपनी सफलताओं पे जो है वोट मांगना चाहिए था। आज उनके पास दिखाने के लिए क्या है बता दीजिए। घर में घुस के मारेंगे। आप चाइना का तो नाम नहीं ले पाते, कहां किसको घुस के मार रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर जब पूछा गया 2 दिन पे उस पर कलह रही इतनी, आपने जवाब दे दिया उसका? पार्लियामेंट में जो उसके लद्दाख के अंदर जो इंकर्शंस हुए थे, कभी आज तक चूकी है सरकार ने? ये है इनकी हालत, इनका छदम राष्ट्रवाद, इनका छदम 56 इंची। हकीकत में चाइना का नाम लेने से डरते हैं और इनके विदेश मंत्री ने यह साबित कर दिया। अगर कोई आप सोचिए वो बात अगर राहुल गांधी ने की होती तो बीजेपी उनका क्या हाल करती? जब उनके विदेश मंत्री ने क्या कहा कि हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो, तो फिर सेना क्यों रखी है आपने? सेना मत रखिए आप। ये हालत है सरकार की। लेकिन चूंकि पूरे का पूरा मीडिया तंत्र जेब में है बुशरा जी, इसलिए अपने हिसाब से हाँक रहे हैं देश को। लेकिन अब चुनाव का समय है तो जवाब देना पड़ेगा जी। और उसके साथ ही देखिए, लगता है कि शायद कांग्रेस वाले इतना, या कांग्रेस के सपोर्टर इतना गौर से कांग्रेस को नहीं सुनते होंगे जितना गौर से नरेंद्र मोदी सुनते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि चाहे घोषणा पत्र की बात हो या उससे पहले राहुल गांधी ने जो रामलीला मैदान में कहा, रामलीला मैदान में उन्होंने कहा कि अगर संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा तो इस देश में आग लग जाएगी। उनका कहने का मतलब था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे या बाहर निकलेंगे। दूसरी उन्होंने बात यहां पर कही थी कि अगर मैच फिक्सिंग ना हो तो 180 भी भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाएगी। और कल तो घोषणा पत्र जब वो जारी कर रहे थे तब तो उन्होंने कहा कि 120 भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने इस तरह की बातें वहां पर कही। तो उत्तराखंड की रैली में नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा अपने तरीके से पलट दिया और पूरा पलट के कहा कि ये कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में अगर मिलती है तो देश में आग लग जाएगी। तो आप ये देखिए कि कैसे जो बात कही गई उसको कैसे पलटकर दूसरे तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाती है। और यही बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उन्होंने यहां पर जयपुर में अपनी रैली में कही कि झूठों के सरदार है मोदी। वो जो कहते हैं वो सिर्फ झूठ होता है, उनकी गारंटी का मतलब है कि वो जो कह रहे हैं वो करके नहीं दिखाएंगे, ये है उनकी गारंटी। तो जिस तरह का प्रहार हेमंत जी यहां पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से घेर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतंत्र है, इस सब की बात जो कही जा रही है, जिसका चीरहरण किया जा रहा है, इसकी हत्या की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्या आपको लग रहा है कि लोगों के जहन में ये बात घर कर रही है और ये चुनाव जो है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? और कहीं ना कहीं वो जो बौखलाहट है वो इसलिए भी नजर आ रही है कि जो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता आता है बीजेपी में, उसको सबसे पहले टिकट देकर या तो लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है या फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता है। बाकी बीजेपी वाले जो है वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है और मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में मजाक उड़ा रहे थे अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है और शायद वो अपनी बगल झांकना भूल गए। तो कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को आप? बुशरा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आज हालत है ना, एक्चुअल में तो उस पर दया आती है। जो एक इतनी बड़ी पार्टी थी वो केवल 2 और 1.5 आदमियों तक सीमित होकर रह गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे काडर की तो आप स्थिति समझ सकते हैं। और ये केवल आप यूपी की बात मत कीजिए, पूरे देश के स्तर पर उन्होंने जिस तरीके से विरोधी पार्टी, नॉट ओनली कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों के विधायक और एमपीओ को तोड़ने मरोड़ने घसीटने, सीबीआई ईडी दल बदलवाने, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। उसके बावजूद एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, हरियाणा में पौने 10 साल से इनकी सरकार है, 9.5 साल से 10 कैंडिडेट है लोकसभा के, उनमें से 6 इंपोर्टेड है। कल्पना कीजिए आप, 10 में से 6, 60% ऑफ द कैंडिडेट्स आर बोरोड फ्रॉम अदर पार्टीज। तो इससे बड़ी बैंकरप्सी किसी पार्टी की हो सकती है क्या? और इसी तरीके से आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में भी चले जाइए, तो जो पार्टी के जो अपने काडर थे उनको तो घर बिठाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं आज की तारीख में। उनके बाद केवल जैसा आपने कहा कि अर्थ का अनर्थ करने, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश का नुकसान कर रही है। वो शक्तियां कौन सी थी उसको मोदी ने तुरंत मरोड़ के क्या कहा, उसको मां शक्ति से जोड़ दिया
क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं होता? प्रधानमंत्री इस देश का फर्स्ट नागरिक है, उसको अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी कभी ऐसा सोचते हैं? किसी भी बात को अर्थ का अनर्थ बना करके किस रूप में भारतीय जनता पार्टी, उसकी ट्रोल सेना और उसकी आईटी, इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल ये है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, वो किस बात पर चुनाव लड़े। इसलिए वो वेट करते हैं कि राहुल गांधी कुछ कहें, उसमें से कुछ तोड़ मरोड़े। जब राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश की संस्थाओं के साथ यही किया गया तो देश में आग लग जाएगी अगर फिक्स्ड मैच हुआ, तो वो आगाह कर रहे थे, वो आग लगाने की बात नहीं कर रहे थे, वो देश की जनता को आगाह कर रहे थे कि अगर चुनाव फिक्स्ड हुआ तो इस तरह के हालात हो सकते हैं। क्योंकि यूथ के अंदर बड़ी भारी रोष है, हर वर्ग के अंदर रोष है, तो वो सजग कर रहे थे देश को, और इन्होंने उसको क्या बनाया कि आग लगाने की बात करते हैं। बेसिकली कुछ पद ऐसे होते हैं बुशरा जी, जो आप बड़े जो नेता होते हैं उनका जो व्यवहार, उनके जो शब्द हैं वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक डिस्कोर्स के अंदर आज तक कभी उस गरिमा का डिस्कोर्स में कभी प्रयोग नहीं किया है। हर भाषण के अंदर वो उससे नीचे चले जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री की भाषा ये मुस्लिम लीग वाली जो बात है, क्या ये शोभा देता है? और ऐसी तमाम मुद्दे, झूठ बोल देना कि शक्ति की बात करते हैं, मां शक्ति की बात करते हैं, तो ऐसी शब्दों से क्या है कि प्रधानमंत्री बेसिकली उस पद की गरिमा को भी कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। चुनाव का जो डिस्कोर्स है उसको ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ला रहे हैं, और ये किसी भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के लिए कभी अच्छा नहीं होता। ये जो इस तरह की भाषा होती है, ये वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होते हैं ना, जो आज हम उस स्टेज से बड़े मुश्किल से आगे बढ़ करके दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन के आए हैं, और उसमें इस तरह का चुनावी डिस्कोर्स होगा, तो ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो देश को कहां लेके जा रहे हैं। चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है। इतने रेटल्ड क्यों है प्रधानमंत्री? साफ साफ मतलब है। कल के चुनावी घोषणा पत्र में जिस तरह की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कह दी हैं कि हम जांच कराएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की और ये सारी चीजों की, वो है असली कारण। वो है असली कारण कि अगर कल को कोई सत्ता परिवर्तन, कि इलेक्शन में कभी किसी की हार या जीत पक्की नहीं होती। 2004 में कौन जानता था कि अटल जी चुनाव हार जाएंगे, और क्या बनी फिर उसके बाद? ना केवल 4 में हारे बल्कि 9 में भी हारे। यू नेवर नो। तो उस तरह के हालात में मोदी जी को अब भी ये सोचना चाहिए कि कभी भी किसी एक पद पे रहते हुए उस पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें, एक सीजन्ड डिप्लोमेट, एक पॉलिटिशियन के नाते व्यवहार करें, ना कि एक पार्टी के नेता। प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, किसी दल का नेता नहीं होता। ये भी भेद उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही आप ये देखिए कि जब से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसके बाद से चाहे प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो साफ तौर पर दिखाती है कि इस घोषणा पत्र का असर जो है वो बेहद गहरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका न्याय की बात की गई है, यहाँ पर संवैधानिक न्याय की बात की गई है, यहाँ पर युवाओं के न्याय की बात की गई है, महिलाओं के, किसानों के, देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके न्याय की बात इसमें नहीं की गई हो। एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र है। अगर कांग्रेस सिर्फ इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने हर कार्यकर्ता को दे दे और वो कार्यकर्ता सिर्फ 10 लोगों तक इसको पहुंचा दे, तो ये जो चुनाव है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये घोषणा पत्र साबित हो सकता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर ये घोषणा पत्र इसी तरह का अगर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया गया होता तो अब तक देश में सिर्फ एक बात हो रही होती, और वो होती भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की। पूरे मीडिया की हेडलाइंस, पूरे मीडिया के प्रोग्राम, सब कुछ अब तक बदल चुके होते और सिर्फ मोदी मोदी और घोषणा पत्र की बात की जा रही होती। इसमें कांग्रेस का कसूर है भी और नहीं भी। कांग्रेस का कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम इस तरह की जो संस्थाएं हैं, मीडिया है, वो किस तरह से मोदी और बीजेपी के कंट्रोल में है कि वो चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनको अलग अलग माध्यमों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। लेकिन ये चुनाव, हेमंत जी, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी नहीं, बल्कि लग रहा है पीपल्स वर्सेस बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह की जो खामोशी है, एक तरह का जो एक अंडर करंट है, शायद इसको मोदी जी भाप नहीं पा रहे हैं। आप ये फर्क देखिए, 2014 की जब हम बात करें तो वहां पर जाहिर सी बात है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस पार्टी की, एक आंदोलन था, उसका सहारा लिया गया। वो आंदोलन, उस पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और उठते रहेंगे, और उसके बाद कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी। 2019 में बालाकोट से लेकर और तमाम तरह की चीजों को भुनाया गया और शायद लोगों ने सोचा हो कि एक बार फिर से वो वोट दे दें। लेकिन अभी आप ये देखिए, एक संगठित
एक पूरे तरीके से संगठित जो है वो एक विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, जो देश की 60% से ज्यादा आबादी को टैकल करता है और तमाम तरह के जो इश्यूज जो उठाए जा रहे हैं वो बहुत गहरे चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये चुनाव पीपल्स वर्सेस बीजेपी, पीपल्स वर्सेस मोदी होता हुआ नजर आ रहा है? बुशरा जी, आप जो बात कर रही हैं उसी बात से मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी, आपको पता है, लगातार पिछले कई महीनों से फील्ड के अंदर है और जिस तरीके का रिस्पांस उनकी रैलियों को पहले मिलता था, जिस तरह की भीड़ रिस्पॉन्सिव होती थी, वो सारा नदारद है ग्रास रूट पे। और इतने पुराने नेता होने के कारण वो पल्स को समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है, और यही है उनकी परेशानी का मूल कारण। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर कहीं चुनाव, आज देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के खाते सील पड़े हैं, विपक्ष को सारे को डराया जा चुका है, देश की जनता बिल्कुल घरों में दुबकी हुई है डर के मारे। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने देश में सक्सेसफुली अगर कोई चीज बेची है तो ही तो बेचा है पौने 10 साल में। तो कोई भी बोल ही नहीं रहा, कोई आम आदमी, कोई विरोध नहीं है सरकार का। जितने बड़े बड़े मुद्दे थे बुशरा जी, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर के तमाम, कहीं मीडिया में उसका जिक्र देखा आपने? कमाल देखिए मीडिया में जिक्र क्या है। मोदी ने एक दिन कहा कि 370 हमारी आएंगी और बाकी हमारे एनडीए की 400 आएंगी। किसी मीडिया के चैनल ने, मुख्य धारा ने, सबने वो ये तो पकड़ लिया कि इस बार भाजपा 400 पार। उस पर सारी बहसें हो रही हैं। 400 पार से तो वो शुरू करती है मीडिया, मोदी नहीं। मोदी पिछले 10 दिन से 400 पार नहीं कह रहे, मीडिया भी लगा हुआ है। इसका मतलब समझिए आप क्या है। मीडिया ने कभी आज तक किसी चैनल पे आपने ये सवाल पूछा कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 443 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पूरे देश में। उसमें से 85 सीटों पर उसकी मौजूदगी भी नहीं है, जिसमें अपने तमिलनाडु भी है, जिसमें केरला भी है, जिसमें साउथ की और भी स्टेट्स है। फिर 370 कैसे आएंगी? इतना मूल सवाल भी नहीं पूछा गया। बाकी अगर 100% स्ट्राइक रेट भी रख दें आप, तब भी 370 कहां से होगी, जरा बता देंगे? किसी मीडिया के चैनल ने, कॉमन सेंस के जरिए भी, किसी अखबार ने आज तक ये सवाल पूछा आपने कहीं देखा? केवल और केवल एक बात में लगे हुए कि मोदी 370 पार। तो क्या ये लोकतंत्र है? ये तो प्री डिटरमाइंड चुनाव का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के आरोप के तौर पर सारे के सारे चैनल, सारे के सारा मेन स्ट्रीम मीडिया। ये बहुत बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आप तथ्यों पर यहां तक भी नहीं जाते हैं कि बीजेपी ऑन इट्स ओन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 443। उनमें से केरल की कितनी सीटें हैं, तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की मौजूदगी नहीं है, आंध्रा की कितनी सीटें हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। केवल 370 पार और 400 पार, और यही मीडिया का नैरेटिव है। फिर चैनलों के ऊपर जाकर के प्रायोजित इवेंट्स के अंदर भाग लेना, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई खौफ है तो वो यही है कि लोगों की पल्स वो ठीक मायने से समझ नहीं पा रहे, वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा। और उनको ये पता है कि इस देश की जनता जब साइलेंट होती है तो उसका जो मूड होता है उसको भांप पाना असंभव है। और वो अगर जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो गया तो आप 380 पार और 370 पार तो छोड़िए, मुझे लगता है 200 के लाने पड़ जाएंगे जो आज के हालात है। और इसीलिए खतरा ये है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा, जैसे पिछली बार जो हुआ था, जिस तरीके की चीजें, कोई वो चीज ना हो जाए। इससे सजग रहने की जी। और प्रोपेगेंडा मूवीज के जरिए जो है वो भी आप ये देखिए कि देश को किस तरह से भ्रमित करने की, सब करने की कोशिश की जा रही है। और हालत तो ये है हेमंत जी कि केरला स्टोरी जो है, जिसके जरिए एक समाज के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश जो है वो की गई और केरला को एक नेगेटिव लाइट में जो है वो दिखाया गया, उसको दूरदर्शन पर टेलीकास्ट अब किया जाएगा, जिसको लेकर बहुत सारे ऐतराज जो हैं वो जताए गए हैं। तो अभी भी आप ये देखिए, आपके पास मुद्दे नहीं है, आप जनता को अगले, आप ख्वाब तो दिखा रहे हैं 2047 के, लेकिन उस 2047 का खाका क्या है ये आप देश के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। देश के सामने सिर्फ आप अपना चेहरा लेकर जा रहे हैं, सिर्फ मोदी की बात करते हैं, सिर्फ मोनोलॉग करते हैं और गारंटी की बात करते हैं। वो गारंटी जो 10 साल लोगों ने देखी, जो सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में वो जो ज़ील नजर आती है, वो बिल्कुल, हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, जहां विपक्ष जो है अपनी धारदार बातों से सरकार को घेर रहा है, लोगों के बीच मुद्दों को लेकर जा रहा है। तो वही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास अपने वही घिसे पिटे मुद्दे हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप एक बार दो बार लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कितनी बार लोगों को वही सेम धर्म की अफीम चढ़ाएंगे, वही आप सांप्रदायिक मुद्दों और ध्रुवीकरण के तहत आप लोगों का वोट ठगेंगे। हो सकता है कुछ लोग अभी भी आपके भ्रम में आ जाएं, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस पूरे के पूरे जो आप भ्रम फैला रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है। 2019 में भी देखा,
जब हेमंत जी, जब बड़ी लहर थी 2019 में, तब भी आप ये देखें 37-38% वोट मिले थे। तो अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और देने के लिए मोदी के पास कुछ नहीं। 370 खत्म कर दी, जिसके बाद वो पूरे देश में करते हैं, जबकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक वो लिमिटेड है। आप 3 तलाक की बात करते हैं, वो आपने कर दिया। राम मंदिर जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, लेकिन आप कहते हैं वो आपने बनवाया, वो भी अब खत्म हो गया। तो अब कोई मुद्दे नहीं है। तो अब बीजेपी के जो नेता हैं वो अलग अलग सभाओं में जाकर ये कह रहे हैं कि 400 वोट आप इसलिए दीजिए, 400 सीटें आप इसलिए दीजिए क्योंकि संविधान में कुछ जरूरी बदलाव करने हैं। बदलाव नहीं, संविधान को बदलना है। तो क्या ये इतनी बड़ी बातें अगर किसी और नेता ने कर दी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या किस तरफ बढ़ता हुआ अभी आप इस चुनाव को देख रहे हैं? बुशरा जी, देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि दो दलों के बीच में, हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, तो बहुत सारे दलों के बीच में चुनाव। यहाँ पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही नहीं लगता ना। वो तो एक व्यक्ति, मैं, मेरा और मैंने, मैं ही मोदी, मेरी ही गारंटी, मेरा ही सब कुछ, मैंने ही सब कुछ किया, मेरे आने से पहले देश गुलाम था, 2014 में ही देश आजाद हुआ। इस तरीके का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी की भाषा नहीं है, पहली बात तो ये है। और जिस बात का खतरा, आप सारा देश ये कह रहा है लगातार पिछले कुछ दिन से कि देश के अंदर तानाशाही आ गई है, देश के अंदर फासिज्म आ रहा है, तो ये फासिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की जेबी पार्टी है या एक पूरा संगठन है। उस व्यक्ति के सामने किसी की ना तो बोलने की हिम्मत, ना कोई सवाल उठाने की हिम्मत, और केवल मैं और मैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स ही नहीं। राजनीति के अंदर सिद्धांतों पर चुनाव लड़े जाते हैं, नीतियों पर चुनाव लड़े जाते हैं, और भविष्य के रोड मैप के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। यहां ये किस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं? अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़े जाते हैं। मोदी जी किस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं? कोई उपलब्धि बताइए आज तक देश को, क्या उपलब्धि है? केवल फर्जीवाड़ा, 56 इंच का सीना, केवल ये। एक्चुअल में कंक्रीट डिलीवरी क्या है? क्या कोई बताएगा बीजेपी की तरफ से, या सिर्फ लफाजी करते रहेंगे? और लोग ये कहते हैं कि फासिज्म आ जाएगा। मैं कह रहा हूं फासिज्म आ चुका है आपके दरवाजे पर। ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक तो बीजेपी पूरी की पूरी चंद लोगों की जेब में जा चुकी है। और वो लोग किसकी जेब में है, वो अडानी गेट में सबने देख लिया। आज तक भारतीय संसद के अंदर चीन के मसले पर कितने दिनों से ये चल रहा है, इनकर्जन की बातें। चीन पर कोई 2 मिनट की सार्थक बहस हुई है? अडानी का जिसने पार्लियामेंट में नाम ले दिया, उसके साथ क्या गत की गई, चाहे वो महुआ मोत्रिया हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे संजय सिंह हो। ऐसी क्या चीज है? तो डेमोक्रेसी बची कहां है? ये केवल और केवल कुछ संस्थाएं हैं जो दिख रही हैं आपको। अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो जो खड़गे ने कहा, मैं उस बात से आज भी सहमत हूं कि ये चुनाव आखिरी हो सकता है। और लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता बुशरा जी। चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा। इलेक्शन इज जस्ट ए मूवमेंट इन ए डेमोक्रेसी। बाकी सारी चीजें डेमोक्रेसी की कहां हैं? देश में नागरिक अधिकार कहां है? देश के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहां पर है? देश के अंदर बोलने की आजादी कहां पर है? देश के अंदर तमाम ऐसी चीजें जो गायब कर दी गई हैं, देश में संवैधानिक संस्थाएं कहां पर है? तो क्या आप हमसे वो सारी चीजें छीनकर केवल चुनाव दे रहे हैं हमें? यही तो नहीं ला रहे हैं कि एक चुनाव इज ओनली ए मूवमेंट, चुनाव इज नॉट डेमोक्रेसी। उसके लिए जो ये कीमती जितनी चीजें मैंने आपको बताई, वो सारी छीन करके आपके हाथ में चुनावी झुंझुना थमा दिया गया है। ऐसा चुनाव तो आप हर चौथे साल में देखती हैं। रशिया में भी होता है, उत्तर कोरिया में भी होता है, कहने को चाइना में भी होता है। तो आप तो उसी तरफ जा रहे हो। विपक्षी नेताओं को आपने जेलों में बंद कर दिया, खाते पार्टियों के सील कर दिए। उसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड, आपके पास तो 20,000 करोड़ रुपए में से आगे 8200 करोड़ रुपए, किसी के पास 100 रुपए भी नहीं है। मीडिया आपकी जेब में है, प्रोपेगेंडा आपकी जेब में है, फिर डेमोक्रेसी का है? जरा बता दीजिए। डेमोक्रेसी का तो मूल सिद्धांत चुनाव का तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, समान धरातल। वो समान धरातल आपको कहां दिखाई दे रहा है आज? तो ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा ना। और हेमंत जी, एम के स्टैलिन जो है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका कहना है कि ये दरअसल ये लोकसभा का जो चुनाव है वो स्वतंत्रता के लिए दूसरा संघर्ष है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव फासीवादी ताकतों से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का चुनाव है।
तो स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई एक तरह से, जिस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है उनका राजनीतिकरण जो किया गया है, उसको पूरी तरीके से जो सरकार के वो कब्जे में है, उसकी स्वतंत्रता, वो तमाम चीजें, उसको लेकर भी जो घोषणा पत्र है वो बहुत डिटेल में बात करता है। और यही वजह है कि ये घोषणा पत्र जो है वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस घोषणा पत्र में जिन जिन चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती रही है, यहां तक कि ईवीएम को लेकर जो उसने सवाल खड़ा किया तो उसने उसमें वीवीपैट की बात कही है। यहां पर उसने न्यायपालिका को लेकर अगर सवाल खड़ा किया तो न्यायपालिका को लेकर उसने यहां पर उसके न्याय की उसने बात की है। अगर उसने लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से हमने देखा जो स्पीकर्स होते हैं वो किस तरह से एक पार्टी के नेता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर इसमें बात कही गई है। पेपर लीक को लेकर पूरा किस तरह से एक पूरा एक तंत्र बनाया जाएगा उसको लेकर इसमें बात की गई है। गरीब महिलाएं जो है उनको 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे उसकी बात की गई है। पहली जॉब और युवाओं की पक्की उसकी बात की गई है। तो आप ये देखें कि अगर इसको वाकई में एक पूरी माइक्रोस्कोपिक नजर से इस पूरे घोषणा पत्र को देखा जाए, इसकी तमाम बारीकियों को देखा जाए, तो साफ तौर पर यह बताता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, जमीन पर यह घोषणा पत्र उतरा तो पूरे तौर पर कायाकल्प होगी। और यहां पर कांग्रेस ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना ये उसके एग्जाम्पल है कि हमने जो कहा वहां वो करके दिखाया है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन लौटकर मैं आऊंगी एमके स्टैलिन की इस बात पर, हेमंत जी, स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन हमारे पास एक नहीं नेताओं कई नेता है हमारे पास जो युवा है, जिसमें राहुल गांधी की सबसे पहले उन्होंने बात की, अखिलेश यादव की बात की है, तेजस्वी यादव की बात की है। तो ये आप देखें कि पैन इंडिया लीडर्स जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास मौजूद हैं। और वहीं बीजेपी के पास ले देकर एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी का, जिसको लोगों ने बहुत देख लिया। नहीं, देखिए बीजेपी का तो देखिए एक सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो तो जब जब फंसेंगे तो वो ये तो यही कहेंगे टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेकिन हकीकत ये है कि उनका जो ये टीना है ये अब आउटडेट हो चुका है, ये मुद्दा बूढ़ा हो चुका है, अब ये आउटडेट हो चुका है। कभी भी आप जब देखिए देश में विपक्ष जब भी मजबूत हुआ है, इस देश में विपक्ष जब भी एकत्र हुआ है, चाहे 77 देख लीजिए या उसके पहले देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, किसी भी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो वो है एकजुट विपक्ष। इस बार समूचा विपक्ष बेशक एकजुट ना हो, लेकिन सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज इंडिया अलायंस। मोदी की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि देखिए उसने 10 से 15%, 20% एक भक्तों की देश में ऐसी टीम खड़ी कर ली है पूरे देश में, दुर्भाग्य से, जिसको अकल से कोई वास्ता नहीं है, जिसका मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है और जिसका देश से कोई वास्ता नहीं है। वो अंधभक्त है, वो तमाम कारणों से वो धर्म की अफीम चाट करके जिस वजह से झूम रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी 80% लोग हैं उसको किस रूप में विपक्ष अपने साथ जोड़े, वो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसा आपने कहा, स्टालिन का आपने एक जिक्र किया, ऐसे देश के अंदर बहुत सारे शत्रप हैं। और ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं होते थे, केवल भारतीय जनता पार्टी में ले दे करके आज 2 आदमियों पर क्यों सीमित कर दिया गया। यही वो सोच है जिसका बार बार जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, तानाशाही, जिसका बार बार फासिज्म का नाम आता है कि एक बड़ा और 2 छोटे। सिंपल सी बात है कि 2 उनके मेन शूटर और एक वो खुद, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं बचेगा। तो ये जो चिंता है ये तो देश के लोगों को करनी पड़ेगी कि आज जब इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो चुने हुए, इतने भारी मेजोरिटी के मुख्यमंत्री हैं, उनको पकड़ के अंदर दिया जा सकता है, तो आम आदमी की हैसियत क्या है? केजरीवाल के ऊपर कोई केस है क्या? कोई कन्विक्शन हुआ है क्या? किसी वादा माफ गवाह ने किसी का आरोप में नाम ले दिया, आज कोई वो जैसे कह रहे थे संजय सिंह के कोई मोदी का नाम ले दे तो क्या मोदी से पूछताछ कर लोगे क्या? तो ये कोई तरीका नहीं होता। एक जुडिशियल सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जिस हालात में मोदी ने देश को लाकर खड़ा कर दिया है सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से, उसको देश देख रहा है और बहुत बारीकी से देख रहा है। ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के पास सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं थी, वहां वसुंधरा जैसे भी लोग थे, वहां शिवराज सिंह चौहान जैसे भी लोग थे, रमन सिंह जैसे लोग थे। लेकिन मोदी ने किन को प्रमोट किया वो देख लीजिए आप, भजन लाल शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, मोहन सिंह यादव, जिनका कोई लेना देना ना चुनाव से लेना देना था, ना पार्टी की मजबूती से कोई लेना देना था। दे केम फ्रॉम नोवेयर। इसका मतलब साफ है कि चंद व्यक्तियों के माध्यम से देश और प्रदेशों की सत्ता हाकी जाएगी, और जब चाहे ऐसे लोगों को बनाओ जो आपके लिए कभी चुनौती ना बन पाए। यही उनका विदिन अपनी पार्टी है, यही विपक्ष के प्रति उनका रवैया है। ले दे के आप कभी भी देख लीजिएगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयानों में से
अर्थ का अनर्थ करके और उसको प्ले करने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के अंदर क्या आप मुझे बताएंगी कि कितने चैनलों और अखबारों ने मुख्य विपक्षी दल के जो घोषणा पत्र आया उस पर चर्चा भी की या उसको संपूर्ण पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने रखा? नहीं रखा। उसका और जिस दिन बीजेपी का आएगा उस दिन देख लीजिएगा। अभी तो आप घोषणा पत्र की बात ही छोड़िए, प्रधानमंत्री ने एक जुमला उछाला 370 पार और 400 पार। सारे चैनल और मीडिया की टैगलाइन बनी हुई है वो। उस पर कोई ये बहस नहीं कर रहा कि सीट आएंगी कहां से, तुम सीट कितनी पे लड़ रहे हो। तो ये बैंकरप्सी है। और ये जिस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप पहले ही वहां पहुंच चुके हो जिसका डर खड़गे या बाकी लोग बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज वहीं खड़ी हुई है। देश को ये समझने में कितना टाइम लगेगा बस वही देखा जाना है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है तमाम उस तरह की बातें कि कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, कैसे पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, कैसे कांग्रेस के नेता जो हैं उनको अपने में सम्मिलित जो है वो किया जा रहा है, उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त की बात कही थी लेकिन कांग्रेस युक्त होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं लेकिन लग रहा है कि विपक्ष मुक्त करके रेस में अकेले खड़े होकर मोदी जी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। वही तमाम गतिविधियां होती हुई नजर आ रही हैं। अभी देखिए, अभी तो चुनाव एक तरह से कह सकते हैं कि खुला है क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। अभी मोदी जी ने अपनी रैलियां करनी शुरू की है। अभी से ही मुस्लिम लीग और इस सबकी एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान को मैं घुसकर मारेंगे और महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक, और मैंने जो कहा, मैंने जो कसम इस मिट्टी की देश नहीं झुकने दूंगा, ये तमाम बातें वो फिर से वही तमाम चीजें वो कहते हुए करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सब में तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। यही तमाम बातें फिर से देश के सामने रखी जाएंगी। अब ये जनता को, देश को समझना है कि उनको किस तरफ जाना है, कि जहां एक तरफ एक समावेशी एक ऐसा घोषणा पत्र है जहां लगभग हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, उनकी बात की गई है। और आज तो कांग्रेस ने भी कहा कि हमारे घोषणा पत्र अभी हो गया है, उनका घोषणा पत्र आया नहीं है, देखना है कि उसमें से वो क्या क्या अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ भी छोड़ा नहीं है कि वो कुछ नया लेकर आएंगे। तो ये भी देखना महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने बहुत तफसील से इस मसले पर बात की, अपना कीमती वक्त दिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।